हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नाटो, अबाउट नाटो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नाटो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाटो, नाटो मेंबरशिप, वर्किंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाटो, मेन इवेंट ऑफ नाटो। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will know what the full meaning of NATO. NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO is coalition of country in Europe and North America. It provides a unique link between these two continents, enabling them to the consult and collaborate in the field of defense and security and to conduct multinational crisis management operations simultaneously. नाटो का अर्थ है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है। यह इन दो महाद्वीपों के बीच एक यूनिक लिंक प्रदान करता है जो उन्हें रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श और सहयोग करने और बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंधन कार्यों का एक साथ संचालन करने में सक्षम बनाता है। अबाउट नाटो, फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट। इसका जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो फॉर्मल नेम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट है नाटो एक संधि के आधार पर बना एक सैन्य संगठन है, यानी नाटो का जो निर्माण है एक ट्रीटी यानी संधि के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है मेंबर स्टेट ऑफ नाटो। वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके 12 संस्थापक देश हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल। नाटो की जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी है। नाटो का जो मुख्यालय है हरेरेन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। इसका एलाइड कमांडर ऑपरेशंस का मुख्यालय मोन्स के पास है। इसमें उत्तर अमेरिका और यूरोप के 28 स्वतंत्र सदस्य देश शामिल हैं। इस समय नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीस, रॉयल एयर फोर्स। नेक्स्ट है सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप जनरल टॉड डी वॉलेट्स, संयुक्त राज्य वायु सेना। मेंबर स्टेट ऑफ नाटो। नाटो के सदस्य इसके सदस्यों के लिए सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली के लिए सहमत हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब सदस्य पार्टी किसी एक सदस्य देश पर हमला करती है तो सदस्य राष्ट्र परस्पर रक्षा की पेशकश करेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर्स स्वयं सदस्य देश है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नाटो में सदस्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं। नाटो की सदस्यता इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान देने की स्थिति में किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के लिए खुली है। नाटो में ये भी है कि वो सदस्यता कार्य योजना को क्या कहता है। यह इच्छुक सदस्यों की सदस्यता के लिए तैयार करने और व्यवहारिक सलाह और टारगेट सहायता प्रदान करके प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। नाटो में वर्तमान में 30 देश है। नाटो के सदस्य इसके सदस्यों के लिए सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली के लिए सहमत हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब सदस्य पार्टी किसी एक सदस्य देश पर हमला करती है तो सदस्य राष्ट्र परस्पर रक्षा की पेशकश करेंगे। वर्तमान में कुछ ऐसे भी देश हैं जो नाटो के सदस्य बनने की इच्छुक हैं, जो एक दिन नाटो के भीतर अन्य राज्यों में शामिल हो सकता है। इसमें बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया, मैसेडोनिया और यूक्रेन शामिल है। ऐसे 21 देश भी है जो शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी के सदस्य हैं। ये कार्यक्रम यूरोप और पूर्वी सोवियत संघ में संगठन और राज्यों के बीच विश्वास बनाने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के सदस्यों में सोवियत संघ के पूर्व गणराज्य आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान शामिल है। कार्यक्रम के यूरोपीय संघ के सदस्यों में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, माल्टा और स्वीडन शामिल है। अंत में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य स्विट्जरलैंड भी शांति कार्यक्रमों के लिए भागीदारी का हिस्सा है। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ नाटो। सामान्य माना जाता है कि 1945 से 1947 तक के वर्षों के दौरान शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 4 मार्च 1947 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा संभावित हमले की स्थिति में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा डनकिर्क की संधि को गठबंधन और पारस्परिक सहायता की संधि के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। 5 मार्च 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसूरी राज्य में स्थित फुलटन विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में दिए गए भाषण में चर्चिल ने सोवियत संघ का सामना करने के लिए ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन के लिए अपील की। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संपूर्ण यूरोप की आर्थिक स्थिति में बहुत ही गिरावट देखी गई, जिससे वहां के नागरिकों का दैनिक जीवन निम्न स्तर का हो गया था। इसका लाभ उठाने के लिए सोवियत संघ ने ग्रीस और तुर्की पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहा। वहां पर साम्यवाद की सरकार स्थापना करके विश्व के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यदि सोवियत संघ तुर्की को जीत लेता तो उसका नियंत्रण काला सागर पर हो जाता, जिससे आसपास के सभी देशों पर साम्यवाद की स्थापना करना आसान हो जाता। इसके साथ ही सोवियत संघ ग्रीस पर भी अपना नियंत्रण करना चाहता था, जिससे वो भूमध्य सागर के रास्ते होने वाली व्यापार को प्रभावित कर सकता था। सोवियत संघ की इस विस्तारवादी सोच की अमेरिका ने अच्छी तरह से समझ लिया। उस समय अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे, जिन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के आकस्मिक निधन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने यूनान में सोवियत हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से $25 करोड़ तथा टर्की को 15 करोड़ आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने राष्ट्रपति को इस बात से अवगत कराया कि यदि तत्काल यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न न किया जाएगा तो वो साम्यवाद हो जाएगा। 1948 से 1952 तक पश्चिमी यूरोपीय देशों को $12 अरब की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, ताकि उन्हें साम्यवादी प्रवाह से दूर किया जा सके। सोवियत संघ ने इसे डॉलर साम्राज्यवाद कहकर मार्शल योजना की आलोचना की। 24 जून 1948 को सोवियत सेनाओं ने तीनों पश्चिमी क्षेत्रों और बर्लिन के बीच रेल, सड़क और जलीय यातायात बंद कर दिया। पश्चिमी बर्लिन का नाकेबंदी शुरू हो गई। इसका उद्देश्य पश्चिमी ताकतों को बर्लिन पर सोवियत दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर विवश करना था। पश्चिमी देशों को पता था कि यदि वे पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हटा लेते तो वे यूरोप में कहीं भी अपना पकड़ नहीं रख पाएंगे। इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में ले लिया और सैनिक गुटबंदी की दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के राजनयिकों की एक वर्किंग पार्टी ने तैयार किया था, जिसने जुलाई 1948 में काम शुरू किया और दिसंबर में ड्राफ्ट टेक्स्ट का निर्माण किया। इन देशों के प्रतिनिधियों और 5 अन्य देश जिनमें इटली, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड ने संविधान एवेन्यू पर राज्य विभाग के भवन के सभागार में 12 संधि पर विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने नई संधि को आक्रामकता के खिलाफ एक ढाल और आक्रामकता के डर के रूप में वर्णित किया। 4 अप्रैल 1949 को पश्चिमी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड के सदस्य देशों द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाटो। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। इसके उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। पॉलिटिकल में नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है मिलिट्री।
नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो इसके पास संकट प्रबंधन कार्यों को करने के लिए सैनिक शक्ति है। ये नाटो की संधि के सामूहिक रक्षा खंड के तहत किए जाते हैं। वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से करता है। नाटो का उद्देश्य अपने सदस्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इसके लक्ष्यों में सामूहिक विनाश, आतंकवाद और साइबर हमलों के हथियार शामिल है। नाउ वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ नाटो। फर्स्ट है नाटो डेलीगेशन। प्रत्येक सदस्य देश ब्रुसेल्स में नाटो के राजनीतिक मुख्यालय में एक स्थायी प्रतिनिधिमंडल है। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एक राजदूत करता है जो अलायंस के परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड है न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप। न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप के पास नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल जैसा ही अधिकार है जिसके पास न्यूक्लियर पॉलिसी के मुद्दे हैं। थर्ड है द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। उत्तरी अटलांटिक परिषद नाटो में प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रत्येक सदस्य देश के पास नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल पर एक सीट है। यह सप्ताह में कम से कम एक बार या जब भी आवश्यक होती है विभिन्न स्तर पर मिलती है। इसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है जो सदस्यों को अपनी प्रमुख मुद्दों पर समझौते तक पहुंचाने में मदद करता है। फोर्थ है सबऑर्डिनेट कमेटी यानी अधीनस्थ समितियां। नाटो के पास अपने एजेंडे पर सभी विषयों से निपटने के लिए समितियां का एक नेटवर्क है जिसमें राजनीति से लेकर अधिक तकनीकी मुद्दे हैं। वे सभी नाटो सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को नियमित रूप से एक साथ लाते हैं। फिफ्थ है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। जब राजनीतिक निर्णयों के कार्यान्वयन में सैन्य इम्प्लीकेशन होते हैं तो प्रधान अधिकारी शामिल होते हैं। नाटो के सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों से बनी सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य स्टाफ, सैन्य समिति के कार्यकारी निकाय और सैन्य कमांड संरचना अलाइड कमांडर ऑपरेशन और एलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन से बना है। नाटो की अपनी बहुत कम स्थायी ताकतें हैं। जब उत्तरी अटलांटिक परिषद एक ऑपरेशन शुरू करने के लिए सहमत होती है तो सदस्य स्वैच्छिक आधार पर सैन्य बलों का योगदान करते हैं। मिशन पूरा होते ही ये ताकतें अपनी देशों में लौट आती हैं। लास्ट है जनरल सेक्रेटरी। महासचिव अलायंस का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक है। वो गठबंधन के भीतर परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। महासचिव नाटो का मुख्य प्रवक्ता भी है और संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी का प्रमुख है जो नाटो मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों को सलाह, मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में नाटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग है। नाटो एजेंसी और संगठन सामूहिक रूप से क्षमताओं की खरीद और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तकनीकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और जो नाटो के एजेंडे का एक अभिन्न अंग है। खरीद, समर्थन, संचार और जानकारी इसके क्षेत्राधिकार है। इसके अतिरिक्त निर्णय और परामर्श। हर दिन सदस्य देश सभी स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। नाटो निर्णय सभी 30 सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति है क्योंकि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। सैकड़ों प्रतिनिधि, साथी, नागरिक और सैन्य विशेषज्ञ नाटो मुख्यालय में प्रत्येक दिन सूचनाओं का आदान प्रदान करने, विचारों को साझा करने और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और नाटो मुख्यालय में कर्मचारियों के साथ मिलकर ज़रूरत पड़ने पर निर्णय तैयार करने में मदद करते हैं। इसके बाद है डेवलपिंग मीन्स टू मीट द 3। नाटो ने अपनी नीतियों, क्षमताओं और संरचनाओं को वर्तमान और भविष्य के खतरों को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा की सुनिश्चित करने के लिए हमेशा नवाचार और अनुकूलन किया है। इस प्रकार ऊपर से दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि नाटो अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सैनिक उपयोग से भी पीछे नहीं हटता। इस संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें अमेरिका का दबदबा है और यह देश
ही तय करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए या नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नाटो के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हम प्रकाश डालेंगे। 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नाटो का ही अस्तित्व रहा है वर्तमान तक। राजनीतिक रूप से संगठन के भूतपूर्व वार्सा पैक्ट के देशों के साथ बेहतर संबंध रहे हैं, जिनमें से अधिकतर 1999 और 2004 में नाटो में शामिल हुए। संगठन ने कई भूमिकाएं निभाई है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1973 के अनुरूप वर्ष 2011 में लीबिया में नो फ्लाई जोन प्रवित करना शामिल है। वर्ष 2004 के इस्तांबुल शिखर सम्मेलन में नाटो ने फारस की गाड़ी के 4 देशों के साथ इस्तांबुल सहयोग पहल को जारी किया। मार्च 2004 में नाटो की बाल्टिक एयर पॉलिसिंग शुरू हुई, जिसने अवांछित आकाशीय घुसपैठ की प्रतिक्रिया हेतु लड़ाके प्रदान करके लाटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया की प्रभुसत्ता का समर्थन किया। वर्ष 2006 के वर्ष 2000 के रीगा शिखर बैठक में ऊर्जा सुरक्षा के मामले पर प्रमुखता से विचार किया गया। यह नाटो का पहला ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें ऐसे देश में आयोजित किया गया जो सोवियत संघ का हिस्सा था। अप्रैल 2008 के बुखारेस्ट रोमानिया सम्मेलन में नाटो, क्रोएशिया और एवं अल्बानिया दोनों के नाटो में सम्मिलित पर सहमत हो गया, जो अप्रैल 2009 में नाटो में शामिल हो गए। 19 मई 2012 को नाटो शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले प्रदर्शनकारियों ने शिकागो की सड़कों पर उतरे और शहर के बजट में कटौती से लेकर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक मेयर रहम एमानुएल के घर के फोकस के पास एंट्री नाटो का विरोध हुआ। 20 से 21 मई 2012 को 25वां शिखर सम्मेलन में शिकागो में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो ने 2014 तक अफगानिस्तान में युद्ध की समाप्ति करने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा की समय सारणी को स्वीकार किया। 5 मार्च 2014 को यूक्रेन में संकट के संबंध में महासचिव एंड्रोस फॉक रासमुसेन ने घोषणा की कि नाटो ने स्पष्ट संदेश रूस के कार्यों के परिणाम है भेजने के लिए समीक्षा के तहत नाटो रूस सहयोग की पूरी श्रृंखला को डालने का फैसला किया। 1 अक्टूबर 2014 को जेंस स्टोल्टेनबर्ग महासचिव बने। 11 फरवरी 2016 को महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की कि नाटो तुर्की से ग्रीस के प्रवासियों की तस्करी को रोकने की कोशिश करने के लिए एजियन सागर में जहाज़ों को तैनात कर रहा है। 5 जून 2017 को मोंटेनेग्रो आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बना। 11 जुलाई 2018 को बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नाटो के सदस्य देशों की आलोचना करते हुए कहा कि वे नाटो के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं करते हैं। जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका द्वारा किए गए खर्चे जिसमें 3.5% की तुलना में जर्मनी का 1.24% ही खर्च करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जर्मनी पूरी तरह से रूस द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि उसे रूस से 60% से लेकर 70% ऊर्जा और एक नई पाइपलाइन मिल जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खर्च का जो एस्टिमेट है वो अमेरिका करता है। इस बैठक में नाटो ने रूस को शामिल करने के लिए नए कदमों को मंजूरी दे दी। इनमें 2 नए सैन्य आदेश शामिल है और साइबर युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ विस्तारित प्रयास शामिल है। इसमें पोलैंड और बाल्टिक राज्यों के खिलाफ रूसी आक्रमण को रोकने के लिए एक नई योजना भी शामिल है। ट्रंप इन उपायों से सहमत हुए। 14 मार्च 2019 को कई यूरोपीय देशों ने अपनी बजट को बढ़ाने के बावजूद नाटो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 29 में से केवल 7 नाटो सहयोगी सकल घरेलू उत्पाद के 2% के टारगेट खर्च लक्ष्य तक पहुंच गए। 27 मार्च 2020 को उत्तर मैसेडोनिया आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन, नाटो ने शांति कायम करने के लिए अन्य संगठनों से बेहतर प्रदर्शन करके इस स्थिति को प्राप्त किया है। यद्यपि बाल्कन में
बाल्कन के लिए और बाद में कोसोवो में। ये पश्चिम की मान्यता प्राप्त हिस्सा बनने के लिए उदासी रहे मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की ज़रूरतों और आकांक्षा को पूरा करने में अधिक निपुण साबित हुआ है। जबकि यूरोपीय संघ ने शुरू में अमीर पूर्व में तटस्थ यूरोपीय देशों को शामिल करके अपनी सदस्यता का विस्तार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया था। नाटो ने पूर्व में अपने दरवाजे खोले, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड को आमंत्रित करते हुए कहा कि सदस्यता सभी योग्य यूरोपीय देशों के लिए खुली रहेगी। नाटो अपने सदस्य देशों के हितों के लिए न सिर्फ राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सैनिक उपयोग से भी पीछे नहीं हटता। इस संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें अमेरिका का दबदबा है और यह देश तय करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किया जाए या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जिन 3 सबसे बेहतरीन शब्दों का उच्चारण किया था वह है नेटो जंग यानी कबाड़ है। उनकी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन ने पलटवार करते हुए कहा था नाटो दुनिया के इतिहास में सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन है। जब आज ट्रंप सत्ता में है तो व्हाइट हाउस ने वही घिसा पीटा आलाप शुरू कर दिया है कि नेटो इतिहास में सबसे सफल गठबंधन साबित हुआ है जो अपने देशों को सुरक्षा, समृद्धि और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। आज ऐसे युग में है जहां समूचे विश्व की जनता चाहती है कि युद्ध से भरसक बचा जाए और इसके बजाय जलवायु संकट पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो पृथ्वी पर जीवन के भविष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। उनके लिए नेटो एक टीमर यानी कालदोश है। आज ये भूमंडल के कुल सैन्य खर्चों और हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले में 3-4 हिस्सा रखता है। युद्ध की किसी भी संभावना को रोकने के बजाय यह सैन्यकरण वैश्विक तनाव और वॉर को एक वास्तविक सच्चाई में बदलने की तत्पर दिखाई देता है। इस युद्ध के अवशेषों को संयुक्त राज्य अमेरिका के यूरोपीय पर अपना दबाव रखने के लिए हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहिए या इसे रूस या चीन के खिलाफ या स्पेस में एक नई वॉर की शुरुआत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके विस्तार ही नहीं बल्कि इसके विखंडन की आवश्यकता है। आज इसके पास काफ़ी चुनौतियां हैं जिसमें आतंकवाद के खतरे से निपटना, परमाणु हथियार के प्रसार और बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार के प्रसार को रोकना, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा का विकास से संबंधित चुनौतियां, साइबर हमले से बचाव, ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली जोखिम को कम करना, पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां प्रमुख है। सैन्य अभियानों के दौरान मानव तस्करी का मुकाबला करना आज नाटो के मुख्य चुनौतियों में शामिल है। This is right now end of this video for the listening and thanks always. God bless all. Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.